हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि हम कर रहे हैं एंगुलर की सीरीज। तो लास्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट में ऐड हुआ था उस पर हमने सीखा था कि ये एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। हमने देखा था कि एक्चुअल में एंगुलर है क्या। हमने एंगुलर के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप किया था, हमने Node.js इंस्टॉल किया था, VS Code इंस्टॉल किया था, हमने एंगुलर CLI को इंस्टॉल किया था और हमने एंगुलर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को जाना था। हमने ये भी देखा था कि एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ओवरऑल कैसे वर्क करता है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आ जाएगी। फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं एंगुलर, तो एंगुलर पे ही डीप डाइव करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एंगुलर प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं, एंगुलर कैसे वर्क करता है और ये फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे मैं एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ, न्यू, और उस फोल्डर का नाम दे देते हैं हम लोग एंगुलर ट्यूटोरियल। ठीक है, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को चलो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में खोलता हूँ, cmd। हमने लास्ट दिन आपको बताया था कि नोड पैकेज मैनेजर भी क्या होता है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जल्दी से जाओ और देखो। और हम लोग बहुत जल्द ही 10K की फैमिली बनने वाले हैं, इसे और ज़्यादा बढ़ाओ यार, प्रमोट करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम लोगों को करना है एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप। जैसे कि हम लोग एंगुलर की मदद से एक प्रैक्टिकल एक वेबसाइट बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेबसाइट है उस पर भी जो कोड लिखा हुआ असल में है क्या, एक फोल्डर के अंदर फाइल्स और फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है कोड। तो वैसे ही मैंने क्या किया, सिंपल से एक फोल्डर बना लिया, एंगुलर ट्यूटोरियल नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। उस फोल्डर को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में खोला है अभी, है ना। मैंने अभी किया क्या है, मैंने जो फोल्डर बनाया था, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसे मैंने खोल लिया है कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि एंगुलर आपको एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर देगा, उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में ही हम लोग सब कुछ करेंगे। तो चलो, एंगुलर में एक पहला प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। तो आपको लिखना है ng new और अपने फोल्डर या प्रोजेक्ट का नाम। सपोज ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर होगा, तो ये टू डूज ऐप होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू डूज, मेरे प्रोजेक्ट का नाम, और मैं मारता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये ng new टू डूज अब हमारा एंगुलर CLI क्या कर रहा है, तो हमारे लिए एंगुलर का पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, बट ये ng new टू डूज आपको याद रखना है कि सबसे पहले टू सेटअप एंगुलर प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, आपको करना है ng new और अपने प्रोजेक्ट का नाम। यही है आपका सिंटैक्स। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया था टू डूज। ठीक है, तो ng new प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे दे दो। तो इससे अब ये आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। अब ये राउटिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं इतना से बता देता हूँ कि राउटिंग की मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हो, ऐसा कुछ। तो क्या आप लोग को राउटिंग चाहिए, तो हाँ, हमें आगे जाके राउटिंग यूज करना है, तो मैं यहाँ दूंगा यस। अब आपसे ये पूछेगा तुम कौन सा स्टाइल शीट यूज करना चाहते हो। तो स्टाइल शीट, जैसे हमने कल देखा था कि जब HTML में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें उसे सजाने दजाने के लिए स्टाइल शीट का इस्तेमाल करना पड़ता है, CSS। तो यहाँ CSS, SCSS एंड वेरियस अदर ऑप्शंस हैं। हमें CSS ही चाहिए जो बाय डिफॉल्ट चोजन है, तो मैं बस एंटर मार दूंगा। ठीक है, तो बस ये आपका प्रोजेक्ट का देखो सेटअप इंस्टॉल करने लगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग पैकेजेस npm। तो नोड पैकेज मैनेजर क्या कर रहा है, नोड पैकेज मैनेजर आपके लिए पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप बना रहा है। जैसा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए पूरे एंगुलर के प्रोजेक्ट का, सब कुछ वो आपके लिए कर दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना। एंगुलर CLI में बस आपने कमांड लिख दिया, उस कमांड को सुनने के बाद नोड पैकेज मैनेजर हमारे लिए पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप कर दे रहा है। देखो, ये बोल रहा है कि एंगुलर.json का एक फाइल उसे क्रिएट किया, पैकेज.json का एक फाइल क्रिएट किया, रीडमी का क्रिएट किया, गेट इग्नोर क्रिएट किया और वेरियस अदर main.ts किया, index.html किया। अभी हम लोग जानेंगे style.css किया, ये सब क्या है, वेरियस फाइल, इन सारे फाइल्स को भी हम जानेंगे। बट अभी इतना देखो, यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड में मैजिक हो रहा है और ये हमारा एंगुलर CLI नोड पैकेज मैनेजर की मदद से प्रोजेक्ट को सेटअप कर दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसे होने देते हैं। तो जैसा कि एंगुलर CLI ने नोड पैकेज मैनेजर की मदद से हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप कर दिया है, तो अगर आप जाते हो इस टू डूज फोल्डर के अंदर तो देखो आपको इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। मैंने इसे VS कोड में भी खोल लिया है ताकि देखने में आसानी हो। तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो चलो समझते हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स वो किस लिए और किस काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं और इन सब फोल्डर्स को भी खोलोगे तो उसके अंदर और बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं। तो ये नोड मॉड्यूल्स है क्या, अगर मैं आपको साइज दिखाऊं तो ये नोड मॉड्यूल्स काफी बड़ा है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करोगे तो अराउंड 200-300 MB ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक है, तो ये नोड मॉड्यूल्स इतना वास्ट है, तो इसके अंदर है क्या, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर है आपके सारे डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज जो भी एंगुलर के प्रोजेक्ट को इनिशियली सेटअप करने में, चलाने में जरूरत होते हैं, वो सब इसमें एडेड है। देखो अराउंड ये 301 MB का है। ठीक है, और इस नोड मॉड्यूल्स का अंदर जो भी आपके इतने सारे डिपेंडेंसीज हैं, तो अगर आप लोग फैमिलियर होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो भी प्रोजेक्ट बनता है उस प्रोजेक्ट पे कोई एक इंसान काम नहीं करता है, बहुत सारे इंसान काम करते हैं। अब एक कंपनी में सपोज 10 लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी अपना कोड को लोकल मशीन पे नहीं रखता, वो काम करने के बाद उस कोड को पुश कर देता है गिट पे। ठीक है,
एक रिमोट सर्वर पे, फिर वहाँ से दूसरे लोग भी उस कोड को ले सकते हैं और अपने सिस्टम पे उस पर कुछ एडिटिंग करके फिर वो लोग पुश कर सकते हैं। कोई तीसरा इंसान उस कोड को उठा लेगा, फिर कुछ एडिटिंग करके पुश कर देगा, तो ऐसा चलता है। तो क्या आप इतना बड़ा बड़ा फोल्डर्स भी रिमोट सर्वर पर पुश करते हो? तो नहीं, हम लोग बाकी सारे फोल्डर्स को पुश करते हैं, बट ये नोड मॉड्यूल्स को नहीं करते, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स पूरे 300 MB का है, तो इसको नहीं पुश करते। तो अब कैसे होगा भाई, नोड मॉड्यूल्स को हम पुश ही नहीं करेंगे। तो देखो, ये नोड मॉड्यूल्स के हमारे पास एक मैजिक है, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल्स को हम उड़ा भी सकते हैं, फिर चुटकियों में वापस भी ला सकते हैं। कैसे? तो हमारे पास है हमारा नोड पैकेज मैनेजर, जो हमारी बहुत मदद करता है। नोड होटल्स में आपके पास वेटर आता है, पूछता है भैया क्या क्या चाहिए, तो आप बोलते हो ना भाई नान ले आओ, कुलचा ले आओ, पनीर ले आओ, मशरूम ले आओ, आप उसे ऑर्डर लिखवा देते हो, आपका वेटर जाता है और ऑर्डर लाके आपके सामने प्लेस कर देता है। सेम मिलरली हमारे नोड पैकेज मैनेजर को हम एक ऑर्डर की लिस्ट देते हैं और वो सब कुछ को वो साथ में लाके आपको दे देता है, आई मीन नोड मॉड्यूल्स के अंदर में ऐड कर देता है। तो चलो मैं एक मैजिक करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, नोड मॉड्यूल्स को उड़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ नोड मॉड्यूल्स को डिलीट। चलो यहाँ पे उड़ गया है मेरा नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो फिर मेरा एंगुलर प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? तो नोड मॉड्यूल्स को मैं चुटकियों में वापस ले आऊंगा। मैं नोड पैकेज मैनेजर को बोलूंगा कि जाओ भाई मेरे नोड मॉड्यूल्स को वापस ला दो, बट ये मेरा नोड पैकेज मैनेजर नोड मॉड्यूल्स को लाएगा कैसे? जिस तरह से आप वेटर को कुछ ऑर्डर्स देते हो तब तो वो पर्टिकुलर आइटम्स लाता है, तो ये नोड पैकेज मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या क्या डिपेंडेंसीज लानी है? तो यहाँ पे है मेरा ये देखो एक और फाइल package.json, ठीक है। इस package.json को अगर मैं खोलता हूँ, चलो मैं इसे एक बार के लिए ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा नोड पैकेज में ये जो मेरा package.json है ये फाइल, इस पर आप देखो डिपेंडेंसीज लिखी हुई है कि क्या क्या डिपेंडेंसीज लानी है, फिर डेव डिपेंडेंसीज भी लिखी है, ठीक है। तो ये मेरा जो package.json फाइल है, इस पे मेरे एंगुलर प्रोजेक्ट का जो है उसका सारा डिपेंडेंसीज लिखा होता है। इन्हीं डिपेंडेंसीज को पढ़ता है मेरा नोड पैकेज मैनेजर, यानी npm, मैं npm ही बोलूंगा, ये जो npm है उन सारे डिपेंडेंसीज को पढ़ता है और नोड मॉड्यूल्स वापस से लाके खड़ा कर देता है। चलो देखो, मैं यहाँ पे टू डूज के अंदर हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूंगा npm install, ये npm install क्या करता है, नोड मॉड्यूल्स को वापस से आपके सामने प्रकट कर देगा। देखो जरा, तो अगर अब आप देखोगे मैंने क्या किया था, npm install लिखा था, तो मेरे नोड पैकेज मैनेजर ने package.json को पढ़ा और वापस से मेरा नोड मॉड्यूल्स आ गया। देखो नोड मॉड्यूल्स वापस से बन गया, ठीक है। तो आई थिंक दो फाइल्स के बारे में तो हम समझ गए, ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर था जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज थी, और मेरा जो package.json था जिसमें मेरा लिखा रहता है कि क्या क्या डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, ठीक है, या क्या क्या डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलो तो एक बार वापस से मैं इसे VS कोड से खोलता हूँ ताकि आसानी हो इसे देखने में, ठीक है। अब देखो ये जो SRC फोल्डर है, इस SRC फोल्डर के अंदर ही हम लोग सारा काम क्रिया करने वाले हैं। जो भी कोड वोड करेंगे हम लोग SRC के अंदर ही करेंगे, ठीक है। ये SRC के अंदर में ही हम लोग जाकर अपना कंपोनेंट्स बनाएंगे एंड सर्विसेज बनाएंगे एंड जो भी एंगुलर का कोडिंग करना है वो करेंगे। तो जैसा कि हम अभी तक नोड मॉड्यूल्स को समझ चुके हैं, SRC को बस इन फ्यू मिनट्स हम समझने वाले हैं। जब तक हम लोग देखते हैं कि ये package.json भी हम देख चुके हैं कि ये है क्या, कि ये package.lock.json क्या है। तो package.lock.json एक ऑटो जनरेटेड फाइल है, ठीक है। जब भी हमारा नोड पैकेज मैनेजर हमारी नोड मॉड्यूल्स में कुछ चेंज होती है या package.json में हम कुछ नया डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं और npm इंस्टॉल करते हैं, तो ये मेरे package.lock.json में अपडेट होते रहता है, ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड फाइल है, ओके। अच्छा, ये angular.json क्या है? तो angular.json मेरे एंगुलर एप्लीकेशन का बहुत सारा सेटअप यहाँ पे नोट होके रहता है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड किया, सपोज हम लोग जो स्टाइल्स करते हैं उसके लिए एक बूटस्ट्रैप भी होता है, बूटस्ट्रैप से हमारा स्टाइलिंग, बस बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ऐड कर दो, स्टाइलिंग हो जाएगी, हम लोग को उसके लिए स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो स्टाइल्स वाले फोल्डर में जाता है। हम अपने प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप यहाँ पे करते हैं, और अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल jQuery वो सब ऐड करते हैं तो उसे भी स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा अगर बता दूं कि आपका angular.json क्या है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन का। ये स्ट्रक्चर बताता है, जैसे कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ें हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो सब चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं angular.json में जाकर। सपोज हम बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे तो यहाँ आकर इसके स्टाइल्स वाले फाइल में, जैसे यहाँ पे देखो अभी SRC style.css लिखा हुआ है, अगर हम लोग बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं तो उसका पाथ यहाँ आके डालते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अगर हम लोग स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे कोई भी jQuery या कुछ भी, तो यहाँ पे उसका पाथ आके डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग सेटअप नया कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ आके डालते हैं, ओके। ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो हमारा package.json हो गया, package.log.json हो गया, angular.json हो गया। ये नीचे के आप चारों को ना भी जानो तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको विद टाइम सब बताते रहूंगा, ठीक है। अब घुसते हैं हम लोग SRC के अंदर, ठीक है। SRC बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SRC में आपको एक दिख रहा होगा assets बोल के फोल्डर, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग फ्रंट एंड का बना रहे हैं, एंगुलर की मदद से हम लोग अपना फ्रंट एंड बनाएंगे वेबसाइट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या रहेगा, बहुत सारे इमेजेस रहेंगे, आइकन्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे। हमारे वेबसाइट में होता ही है ना, इमेजेस होता है, आइकन्स होता है, वो सब रहेंगे। तो वो सब क्या है, एक तरह का एसेट ही है। कोई पर्टिकुलर मान लो लॉगिन पेज है तो वहाँ लॉगिन का इमेज रहेगा, या फिर सपोज और भी बहुत तरह के इमेजेस और आइकन्स हो सकते हैं, तो वो सबको हम लोग एसेट्स वाले फोल्डर पे रखते हैं, ठीक है। एसेट फोल्डर के अंदर हम लोग सारे अपने एसेट्स को रखते हैं, इमेजेस एंड आइकन एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं हम लोग नीचे में, तो यहाँ style.css दिख रहा है, main.ts दिख रहा है, index.html दिख रहा है, ठीक है।
ये सब चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एंगुलर बेस्ड है सिर्फ कंपोनेंट के लॉजिक में, ठीक है। और ये कंपोनेंट है क्या, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं HTML के कुछ फाइल्स की मदद से, तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। और जब आपको कंपोनेंट समझ में आ गया तो फिर मैं इन सब फाइल्स के बारे में भी और बेटर बता पाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चलो कंपोनेंट्स को समझने के लिए मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा HTML बनाया है जिसमें हमने कुछ भी CSS एंड ऑल का ख्याल नहीं रखा है, जस्ट एग्जांपल देने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इमेजिन करो कि ये मेरा एक पेज है, वेबसाइट का पहला पेज है, ठीक है। इस पहला पेज में आपको टैब टॉप में एक नैप बार दिख रहा है जिसमें आपका होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट ऐसे अलग अलग पेजेस में जाने का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप न्यूज वाले पेज पे क्लिक करोगे तो आप एक पेज नंबर 2 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो न्यूज वाले पेज पे क्लिक करने से हम लोग पेज नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। और मैंने इसके इसके लिए क्या क्या, एक बस एक index.html है, index.css है, और एक दूसरा मेरा HTML पेज है न्यूज का, ठीक है। तो इंडेक्स वाले पेज में ये हम लोग अभी index.html में, इस पे हम लोग न्यूज पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं, और वापस बैक करते हैं तो पेज नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज अब देखो, अगर मैं कोड को खोलूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, index.html के कोड को खोलता हूँ, ठीक है। index.html के अगर हम लोग कोड को खोले, ओपन विद नोटपैड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस पे कुछ HTML के टैग्स लिखे हुए हैं, बॉडी है, बॉडी के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया हुआ है, फिर एक पेज 1 लिखा हुआ हेडिंग है, फिर एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन है और बॉडी क्लोज है। तो ये वाला पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जिसको मैंने अभी कलर किया, ये क्या है, मेरा नैप बार का कोड है, ठीक है। ये मेरा टॉप नैप बार का ऐसा कोड है, ठीक है। अगर मैं अब न्यूज पे क्लिक करता हूँ तो दूसरे पेज पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वो नैप बार गायब है। और ये दूसरे पेज का अगर मैं कोड दिखाऊं तो असल में उसमें नैप बार का कोड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नैप बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ओपन विद नोटपैड, तो यहाँ पे देखो नैप बार नहीं है ना, नैप बार गायब है क्योंकि नैप बार का यहाँ कोड ही नहीं लिखा हुआ है। तो अब एक चीज देखो, अगर मुझे इस पेज में जैसा नैप बार है उसको अगर सेकंड वाले पेज में लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो नैप बार का कोड है उसको कॉपी करेंगे और उसको उठा के फिर ये वाले में जाकर बॉडी में ऐसे करके पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आके रीलोड मारते हैं तो देखो पेज 2 में भी वो नैप बार आ गया। पेज 1 में मेरा नैप बार था, न्यूज में क्लिक करके पेज 2 में गए, यहाँ पे भी वो नैप बार आ गया। तो वैसे ही सपोज ये तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का कि नैप बार हर एक पेज में दिखना चाहिए। तो अब मेरा होम में भी ऐसा हो, कॉन्टैक्ट में भी ऐसा हो, अबाउट में भी ऐसा हो, ऐसे करके 6-7 लिंक हो, हर एक लिंक में मुझे नैप बार दिखाना है। तो क्या हर एक लिंक में हम लोग क्या करेंगे कि इतना सा, ये तो बहुत छोटा सा कोड है, मान लो बहुत कोड होता, सपोज 500 लाइन का कोड होता, तो उस 500 लाइन के कोड को हम लोग हर एक पेज में उठाएंगे और दूसरे पेज में कॉपी करते रहेंगे, फिर इसमें कॉपी, फिर किसी और में कॉपी, फिर किसी और में कॉपी, ऐसा करते रहेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा रीवर्क हो गया ना, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा रीवर्क हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वेबसाइट बना है वो क्या है, अलग अलग HTML के पेजेस से मिलकर बना है। जैसे कि पहला HTML का पेज था मेरा ये वाला, है ना, जो फ्रंट पेज था, फिर न्यूज में क्लिक किया तो एक दूसरा HTML का पेज आया। तो अब मेरा ऐसे 10 पेज है, तो 10 पेज में नैप बार दिखाने के लिए क्या नैप बार के कोड को हम लोग 10 पेज में कॉपी करेंगे, ये बहुत ज्यादा रेपिटेटिव वर्क है। तो हम लोग करते क्या है, तो एंगुलर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कंपोनेंट्स का। सपोज करो ये मेरा वेबसाइट का पेज था, अब उसमें था ऊपर में मेरा ऐसे करके नैप बार, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक दूसरा पेज है, एक तीसरा पेज है, एक चौथा पेज है, एक पांचवा पेज है। तो नैप बार का सपोज बहुत सारा कोड था, ठीक है। मान लो मेरा नैप बार को बनाने के लिए मेरे को लिखना पड़ा था ऐसे बहुत सारा, एकदम बहुत सारा कोड। तो इस पीस ऑफ कोड को अगर मैं कॉपी करूँ, फिर इसमें भी डालूं, 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 तो ये रिपीटेटिव वर्क है। तो हम लोग करते क्या है, ये जो नैप बार का पूरा कोड है यही एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, इसको एक कॉम्पोनेंट बना लेते हो, इस कॉम्पोनेंट को किसी पर्टिकुलर नेम से हम लोग डिनोट कर देते हैं। सपोज मैंने इसको एक डिनोट कर दिया नैव बार नाम के कॉम्पोनेंट से, ठीक है, जो कि एक HTML के टैग की तरह ही दिखेगा। तो मैंने इसे नैव बार नाम के कॉम्पोनेंट से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को जब भी नैव बार बनाना हो इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में, तो हर जगह जाके मैं बस ऐसे करके नैव बार नाम के ये जो कॉम्पोनेंट है इसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। इस कॉम्पोनेंट को मैंने यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, तो जहां जहां मैं चाहूँ ये पूरे बंडल ऑफ कोड को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आई थिंक ओवरऑल आप लोग को समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या है ना। ये जो मेरा नैप बार का रिपीटेटिव कोड था उसको एक कंपोनेंट में डाल दिया, और अब मेरे को उतना सारा कोड को बार-बार यूज करने का जरूरत नहीं है, बस ये नैप बार नाम का जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट के नेम को ही इन सब पेजेस के HTML में यूज कर लूँ, है ना। जैसा कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे नॉर्मल HTML में, ये पूरे HTML के कोड को कॉपी कर रहे थे और दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर रहे थे, ठीक है। बट इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो नैप बार का पूरा मेरा कोड है इसी को मैंने एक कंपोनेंट में डाल दिया, और उस कंपोनेंट को सपोज कोई नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दे दूं नैव बार नाम का सपोज एक नाम, तो बस अब एंगुलर के केस में हम लोग को क्या करना है, ये नैव बार के नाम को कॉपी करना है, और यहाँ पे इस कोड को देने की जरूरत नहीं है, पूरा इसको मैं हटा दूंगा पेज 2 में और यहाँ पे खाली लिख दूंगा नैव बार, और ऐसे करके नैव बार लिख देने से मेरा सारा काम हो गया। तो आई थिंक ओवरऑल समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा ही फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा ही कंपोनेंट बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक नैप बार को कंपोनेंट बना दिया, अब वैसे ही मेरा एक कार्ड था, उस कार्ड को मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, अब जहाँ भी मुझे कार्ड की जरूरत है मैं हर जगह पेजेस में यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपने पूरे वेबसाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जितना भी चाहो आप जितना चाहो उतने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो और कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या है और इसको यूज करने का क्या फायदा है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को जो हम लोग समझ रहे थे। हम लोग ऐप में घुसे,
और एंगुलर का क्योंकि हमने एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट सेटअप किया है, तो एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का जो सेटअप है उसमें हमें डिफॉल्ट एक कंपोनेंट मिल जाता है। डिफॉल्ट कंपोनेंट क्या है? जो एंगुलर बाय डिफॉल्ट देता है, जिसे हम पेरेंट कंपोनेंट भी कहते हैं, वो होता है हमारा ऐप कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐप कंपोनेंट नाम से 4 चीजें दिख रही होंगी, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस, जो कि अभी फिलहाल काम का नहीं है, और ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सपोज एक वेबसाइट का जो पेज है, अब उसमें हमारा एचटीएमएल होता है जो स्ट्रक्चर को बताता है, सीएसएस जो होता है स्टाइलिंग को करता है, जो जेएस होता है वो फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करता है। तो सिमिलरली क्योंकि एंगुलर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि अपने पूरे वेबसाइट को छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में या कंपोनेंट्स में बांट दो, ताकि वो कंपोनेंट्स रीयूजेबल भी होते हैं, जहां भी आपको रीयूज करना है आप रीयूज कर सकते हो। तो ये एक कंपोनेंट का अपना पूरा एग्जिस्टेंस होता है। ये जो कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट का अपना एचटीएमएल होता है स्ट्रक्चर के लिए, अपना सीएसएस होता है, इसलिए होता है सीएसएस स्टाइलिंग के लिए, और अपना टीएस फाइल होता है फंक्शनैलिटीज के लिए। ठीक है, तो इतना ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा है एसआरसी के अंदर मेरा क्या है, मेन में ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है, वैसे ही ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस है, और ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस है। अभी ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में हम लोग नहीं जा रहे, जब हम लोग राउटिंग को पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे। अच्छा, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस समझ गए, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल समझ गए, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस समझ गए। ये ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस में भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग के केस में काम आता है, कभी कभी यूज नहीं आएगा अभी फिलहाल तो। ठीक है, अब आएगी ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। अब ये मॉड्यूल डॉट टीएस क्या है? तो अगर मैं मॉड्यूल डॉट टीएस को खोल दूं, यहाँ पे जो मेरा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस है, तो मॉड्यूल्स क्या है? तो हम लोग समझ गए कि एंगुलर का जो मेरा प्रोजेक्ट है, आई मीन जो एंगुलर में बनता है वेब ऐप, वो कंपोनेंट्स का बंडल ही है, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें है। तो जितने भी मेरे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स को बंडल अप करके हम लोग एक तरह से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर में डालते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस है, में हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे उसको इस मॉड्यूल में आके रजिस्टर करेंगे। इस मॉड्यूल में सब कुछ पता होगा, एक तरह से ये बंडल है, पैकेज ऑफ कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे आके हम लोग रजिस्टर करेंगे जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट डाला है। जैसे फिलहाल मेरे प्रोजेक्ट में, एंगुलर के प्रोजेक्ट में सिर्फ एक कंपोनेंट है, इसलिए मैंने डिक्लेरेशन एरे में एक कंपोनेंट डाला हुआ है। उस कंपोनेंट का नाम क्या है? ऐप कंपोनेंट। ठीक है, वैसे ही सपोज अब हम लोग प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे, तो हम लोग एक नैपबार नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, हम लोग एक कार्ड नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, हम लोग एक साइड नैपबार नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, हम लोग एक फुटर नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, हम लोग एक हेडर नाम का, जो भी जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे उन सब कंपोनेंट्स को हम लोग को यहाँ डिक्लेरेशन एरे में जाकर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होता है, बिल्ड हो रहा होता है एंगुलर का प्रोजेक्ट, तो ये जो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस है, इसको रेंडर किया जाता है और उसमें आके वो पढ़ता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसे क्या क्या रेंडर करने हैं, तो वो सारा कुछ इसे यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशंस नाम का एरे दिख रहा है, इसमें हम लोग अपने सारे कंपोनेंट्स को लाकर मेंशन करते हैं। ठीक है, ये जो इंपोर्ट्स वाला एरे है, इसमें क्या दिखता है? तो जिस तरह से हमारे प्रोजेक्ट में एक डिफॉल्ट मॉड्यूल है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, वैसे और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो वो दूसरे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हम लोग यहाँ इंपोर्ट्स एरे में डालते हैं। और कुछ कुछ डिफॉल्ट मॉड्यूल्स भी है जो एंगुलर हमें देता है, जिसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग जब फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज करेंगे। जब हम लोग एपीआई कॉलिंग करेंगे, तब हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल का यूज करेंगे। जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करेंगे, तो राउटर मॉड्यूल का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे वेरियस मॉड्यूल्स है जो प्री डिफाइंड एंगुलर हमें देता है, तो उन सब मॉड्यूल्स को भी हम लोग यहाँ पे आके इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो हम लोग का एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होगा, तो ये जो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस है, ये ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस को पढ़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमने डिक्लेयर किए हैं और क्या क्या मॉड्यूल्स को हमने यूज किया है, और वेरियस अदर थिंग्स। अब ये प्रोवाइडर्स एरे क्या है? तो जब हम लोग सर्विसेज पढ़ेंगे तब इसे जानेंगे, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये ऐप कंपोनेंट, एक ओवरऑल कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या चीज से मिलकर बना होता है एंगुलर में। तो कंपोनेंट का अपना एक एक्जिस्टेंस है, अपना एचटीएमएल है, सीएसएस है, और अपना फंक्शनैलिटीज है जो टीएस में लिखा होता है। अब ये टीएस क्या है? हम लोग तो जावास्क्रिप्ट सुन रहे थे, ये टीएस क्या है? तो टीएस मतलब टाइपस्क्रिप्ट। आप इतना समझो कि जिस तरह से जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक छोटा भाई है टाइपस्क्रिप्ट, बस इसमें टाइपस्क्रिप्ट में थोड़े और ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइपिंग है। स्ट्रिक्ट टाइपिंग से मेरा मतलब है कि जावास्क्रिप्ट थोड़ा लीनिएंट लैंग्वेज है। ठीक है, सपोज जावास्क्रिप्ट में आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसके बाद अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाते तो चलता है। सपोज आपने एक नंबर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, बट उस सपोज आपने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10 जावास्क्रिप्ट में, बट उसी ए में आप बाद में डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट टाइपस्क्रिप्ट में क्या है, अगर आपने ए को नंबर बना दिया तो आपको उसमें नंबर ही स्टोर करना होगा, आप उस पे स्टोर नहीं कर सकते स्ट्रिंग। तो इस तरह का स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट। बाकी जब आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होता है, बिल्ड होता है, तो उस समय आपका टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में ही बदल जाता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हो, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप हल्का सा भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट जानते हो, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी जानते हो, तो टाइपस्क्रिप्ट आप चुटकियों में सीख जाओगे। ठीक है, चलो, और नहीं भी जानते हो तो भी वीडियो के साथ बने रहो, आप वीडियो के साथ ही सीख जाओगे सब कुछ। तो हम लोग ऊपर की कुछ चीजों को जान चुके हैं। कंपोनेंट क्या है, बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट या पेरेंट कंपोनेंट मेरा ऐप कंपोनेंट है, जिसमें ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, सीएसएस और टीएस को जान चुके हैं। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस क्या है? तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस मॉड्यूल में हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि कितने सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है और क्या क्या दूसरे मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं, दिस एंड दैट। अब आते हैं ये नीचे के फाइल्स में। यहाँ पे ऊपर में देखो, इतना तो पता चल गया कि हर कंपोनेंट का अपना एक सीएसएस फाइल होता है। जैसे ऐप कंपोनेंट का ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस है, वैसे सपोज मैं नैप बार कंपोनेंट बना लूं तो नैप बार कंपोनेंट डॉट सीएसएस आएगा। तो सिमिलरली फिर यहाँ स्टाइल डॉट सीएसएस क्या है? तो स्टाइल डॉट सीएसएस वो सीएसएस फाइल है जहाँ पे देखो यहाँ लिख भी रखा है, यू कैन ऐड ग्लोबल स्टाइल्स टू दिस फाइल एंड आल्सो इंपोर्ट अदर स्टाइल फाइल्स। मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट में जैसे सपोज कंपोनेंट का अपना एक स्टाइलिंग होगा, नैप बार का अपना स्टाइल होगा,
फुटर का अपना स्टाइल होगा, अलग अलग कंपोनेंट का अपना अपना स्टाइल होगा, बट पूरे प्रोजेक्ट वाइज भी कुछ कॉमन स्टाइल होगा जो आप फॉलो करना चाहते होंगे। आप एक कॉमन फॉन्ट पूरे प्रोजेक्ट में रखना चाहते होगे, कॉमन स्टाइल पूरे प्रोजेक्ट में रखना चाहते होगे, कॉमन बटन का कलर पूरे प्रोजेक्ट में रखना चाहते होगे, तो वो सब हम लोग styles.css में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलो इसका भी मैं यूज करके दिखा दूंगा जब हम लोग बना रहे होंगे प्रोजेक्ट। अब हम लोग आते हैं ये दोनों फाइल्स में, index.html और main.ts। तो index.html और main.ts को समझने से पहले मैं एंगुलर प्रोजेक्ट को थोड़ा रन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ रन कर ही दिया है। एंगुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए करना क्या पड़ता है, हमने तो एंगुलर का प्रोजेक्ट का सेटअप कर ही लिया था CLI की मदद से, तो हमें बस एक कमांड लिखना पड़ता है ng serve। जब हम लोग ng serve करते हैं, ng serve, जब हम लोग ng serve लिखते हैं तो हमारा ये जो एंगुलर प्रोजेक्ट है वो चल जाता है। देखो यहाँ मैंने लिखा था ng serve, तो हम लोग का एंगुलर प्रोजेक्ट चल गया, कंपाइल सक्सेसफुली। अब ये एंगुलर हम लोग को दे क्या रहा है, एक डिफॉल्ट वेब ऐप बना के तो दे ही रहा है, डिफॉल्ट वेबसाइट बना के दे रहा है ना, जिसको हम लोग अपने हिसाब से एडिट करके अपना एक वेबसाइट बना लेंगे। तो ये जो डिफॉल्ट वेबसाइट बनता है वो कहीं ना कहीं सर्व होता है ना किसी सर्वर पे। तो फिलहाल के लिए क्या चीज पे सर्व होगा, हम लोग का लोकल मशीन ही हमारा सर्वर है, तो लोकल मशीन पे वो चलता है। तो चलो मैं लोकल होस्ट 4200 पे चल रहा है, देखो यहाँ पे चल रहा है तो दिख गया। तो एंगुलर बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ आपको बना के देता है, आप ये सबको हटा के अपना जो भी जिस तरह का आपको वेबसाइट चाहिए, वेब ऐप चाहिए, वो आप बना सकते हो। तो ये हमारा डिफॉल्ट ng सर्व करने से चल गया एंगुलर का प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आते हैं index.html, main.ts, इन सब चीजों पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ एक HTML फाइल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो एक नैप बार दिख रहा है, मतलब बहुत सारे HTML दिख रहा है ना। कितना सारा HTML लिखने पे ऐसा कुछ रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, बहुत सारा HTML और बहुत सारा CSS लिखने पे ऐसा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप index.html को खोलो तो यहाँ तो मुश्किल से 4 लाइन का HTML लिखा हुआ है, और उसमें भी आपका कुछ बॉडी में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बॉडी में खाली एक ऐप रूट बोल के एडेड है और कुछ स्क्रिप्ट्स फाइल नजर आ रहे हैं आपको। तो ये ऐप रूट क्या है, तो अभी मैंने जैसे समझाया था कि नैप बार का हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे और नैप बार का टैग वहां यूज कर लेंगे। तो सिमिलरली एंगुलर ने हमें एक डिफॉल्ट कंपोनेंट दिया था ऐप कंपोनेंट, है ना, और ये ऐप कंपोनेंट को हम लोग ऐप इससे डिनोट कर रहे हैं, ऐप रूट से। तो बस हमने यहाँ पे ऐप रूट टैग को खोला और ऐप रूट टैग को बंद किया, तो यहाँ पे जो भी हमने ऐप रूट के HTML में लिखा होगा वो रेंडर हो गया स्क्रीन पे, है ना। क्या हुआ, हमने देखो यहाँ पे अगर मैं ऐप रूट के component.html में जाऊँ तो बहुत सारा HTML लिखा हुआ है ना, तो ये कंपोनेंट में बहुत सारा HTML लिखा हुआ है, लेकिन index.html में हमने ये सबको कॉपी करके नहीं डाला। index.html में सिर्फ यहाँ पे ऐप रूट लिखा हुआ है, और इस ऐप रूट के लिखने से ऐप रूट में जो भी HTML था सब मेरे पेज में दिख गया। तो अब एंगुलर का एप्लीकेशन चलता कैसे, देखो जब हम लोग एंगुलर के एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और लोकल सर्वर पे से चलाते हैं तो होता क्या है। तो एक चीज मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, सबसे पहले होता क्या है। तो मेरा index.html ब्राउजर पे चलता है ना, और index.html जब चलता है तो उसमें कुछ कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स ऐड होते हैं, है ना, स्क्रिप्ट फाइल ऐड होते हैं, और ये स्क्रिप्ट फाइल ही मेरे रेंडर करते हैं main.ts को। ठीक है, और ये main.ts में अब चलते हैं। main.ts क्या है, तो main.ts में लिखा हुआ है कि सबसे पहले किस मॉड्यूल को चलाना है। देखो अगर आप ओवरऑल समझोगे तो index.html है जो कि चला, जिसमें मेरा कंपोनेंट ऐडेड है। ठीक है, मेन कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट। index.html में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ऐड होगा और कुछ नहीं। देखो index.html में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट का सिलेक्टर एक तरह से ऐप रूट से हमने पेरेंट कंपोनेंट को डिनोट किया। अब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बहुत सारा HTML है, आप चाहो तो एक ट्री जैसा चला सकते हो, है ना, वैसे ट्री जैसा ही हम लोग चलाते हैं कि जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ऐप रूट, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना कुछ चाइल्ड कंपोनेंट, जैसे कि नैप बार हो सकता है, इसके अंदर भी हम कोई चाइल्ड कंपोनेंट बना ले, लिंक बोल के, ऐसे करके चाइल्ड कंपोनेंट हम लोग एक दूसरे के अंदर ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ तो मेरे एंगुलर प्रोजेक्ट में था मेरा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स बंडल अप होके कंपोनेंट्स के सारे इन्फॉर्मेशन वो सब कहाँ पे रहते हैं, मॉड्यूल्स में रहते हैं। तो एक तरह से जब भी एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होता है तो index.html चला, index.html में कुछ स्क्रिप्ट फाइल थे जिसमें main.ts चला, और ये जो main.ts को जब मेरे एंगुलर का कंपाइलर पढ़ रहा था तो उसे बोला गया, अगर आप main.ts में नोट करोगे तो बोला गया कि सबसे पहले किसको चलाओ, ऐप मॉड्यूल को चलाओ। किसको चलाओ, ऐप मॉड्यूल को चलाओ। तो मेरा एंगुलर का कंपाइलर ऐप मॉड्यूल में चला गया main.ts से, वो ऐप मॉड्यूल में गया। और ऐप मॉड्यूल में तो आपने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, ऐप मॉड्यूल में आपने बता दिया है कि कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा दूसरा मॉड्यूल्स है। ठीक है, तो बस इसने पढ़ा अच्छा ऐप कंपोनेंट है और उसे बूटस्ट्रैप करना है, मतलब मुझे ऐप बूटस्ट्रैप समझ लो, अदर वर्ड है फॉर रनिंग। तो मुझे क्या करना है, ऐप कंपोनेंट को चलाना है। तो ठीक है, उसने क्या किया, ऐप कंपोनेंट को चला दिया। मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब मेरा यहाँ पे ऐसे करके एंगुलर का प्रोजेक्ट ऐसे करके रन हुआ लोकल होस्ट 4200 में, उस समय मेरे एंगुलर के कंपाइलर ने index.html में यहाँ पे जो ऐप रूट दिख रहा है रनिंग के टाइम पे उस ऐप रूट को हटा दिया, और जितना भी मेरा यहाँ पे HTML लिखा हुआ दिख रहा है आपको ऐप कंपोनेंट में, उसको वहाँ पे ऐड कर दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आपको बहुत सारा HTML ऐड हुआ दिख जाएगा, एलिमेंट्स में देखो सारा HTML आपको दिख रहा है। देखो ऐप रूट के अंदर जितना भी HTML था, बैनर, टूल बार, सब ऐड कर दिया, ये ऐप रूट के अंदर उसने डाल दिया। किसने डाला, तो मेरे एंगुलर के कंपाइलर ने, है ना। और कैसे डाला, तो फिर से लास्ट बार मैं प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले index.html जब चला तो उसमें बोला गया कि भाई मेरा जो भी पूरा प्रोजेक्ट है वो एक कंपोनेंट के अंदर में आ रहा है। वो कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है भाई, तो ऐप रूट कंपोनेंट है। बट ये जो ऐप रूट कंपोनेंट इसका अपना पूरा HTML है, वो ऐड कैसे होगा,
तो उसके लिए सबसे पहले चलता है main.ts। main.ts को बोला गया कि main.ts क्या चलाएगा, main.ts चलाएगा ऐप मॉड्यूल को, क्योंकि ऐप मॉड्यूल में ही सारा इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि एंगुलर डायरेक्ट कंपोनेंट को नहीं पढ़ रहा, वो ऐप मॉड्यूल में गया। ऐप मॉड्यूल में उसने देखा अच्छा क्या क्या कंपोनेंट्स, इतने सारे कंपोनेंट्स है और ये मॉड्यूल है, तो बस ठीक है ऐप कंपोनेंट को चला दो। तो उसने ऐप कंपोनेंट को चला दिया। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा चलेगा, ऐप कंपोनेंट ही चलेगा ना, क्योंकि वो पेरेंट है। बाकी जितने भी कंपोनेंट अभी हम लोग बनाएंगे वो ऐप कंपोनेंट के अंडर में आएंगे, है ना। तो चलो ऐप कंपोनेंट के अंदर में, तो ऐप कंपोनेंट को चला दिया, ऐप कंपोनेंट को चलाया तो उसका HTML CSS सब कुछ दिख गया। तो दैट्स इट। आई थिंक ओवरऑल हम लोग समझ गए हैं इस वीडियो में कि एंगुलर ओवरऑल काम कैसे करता है, ये वेरियस फाइल्स क्या है, नोड मॉड्यूल्स क्या है, पैकेज.json क्या है, पैकेज लॉग.json क्या है, एंगुलर.json क्या है, आपका index.html क्या है, main.ts क्या है, आपका वेरियस अदर्स में ये ऐप कंपोनेंट क्या है जिसको हम लोग पेरेंट कंपोनेंट भी कहते हैं, ऐप मॉड्यूल.ts क्या है, ऐप कंपोनेंट.htmल, ऐप कंपोनेंट.css, ऐप कंपोनेंट.ts क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है और हम लोग कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं, कंपोनेंट का क्या फायदा है, हमने सब कुछ इस वीडियो में सीखा। साथ ही साथ हमने एक कॉन्सेप्ट को भी नहीं देखा है राउटिंग का, जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।